वो 10 साल का था जब उसके बाप की मौत हुई और उस मौत ने उसकी पूरी फैमिली को हिलाकर रख दिया। बाप की मौत अचानक हुई थी और वो उससे संभल न सका। अगले कई साल वो तालीम में दिलचस्पी लेने, जिंदगी में कुछ करने और बड़ा नाम बनाने के खात्मे का साल था। और यही वो साल था जब उसने अपने बाप के एक अच्छे जानने वाले और उनके हमसाए में रहने वाले खानदान में बहुत ज्यादा आना जाना शुरू किया। यही वो वक्त था जब उसने दुनिया के हर मजहब में दिलचस्पी लेना शुरू की। ग्रैंड हयात होटल का हॉल रूम उस वक्त स्पेलिंग बी के 92वें मुकाबले के 2 फाइनलिस्ट समेत दीगर शिरका के वालिदैन, बहन भाइयों और उस मुकाबले को देखने के लिए मौजूद लोगों से खचाखच भरा होने के बावजूद उस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस का मंजर पेश कर रहा था। दोनों फाइनलिस्ट के दरमियान राउंड 14 खेला जा रहा था। 13 साल नैन्सी अपना लफ्ज स्पेल करने के लिए उस वक्त अपनी जगह पर आ चुकी थी। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा दुनिया के बहुत सारे ममालिक में स्पेलिंग बी के मुकाबले जीत कर आने वाले 15 साल से कम उम्र के बच्चे उस आखिरी राउंड को जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए थे। ससाफ्रास। नैन्सी ने रुकी हुई सांस के साथ प्रोनाउंसर का लफ्ज सुना और प्रोनाउंसर से लफ्ज दोहराने को कहा। उसने दोहराया। वो चैंपियनशिप वर्ड्स में से एक था, लेकिन फौरी तौर पर उसे याद ना आ सका। 9 साल दूसरा फाइनलिस्ट अपनी कुर्सी पर बैठा। नैन्सी का रेगुलर टाइम खत्म हो चुका था। उसने लफ्ज स्पेल करना शुरू किया। यस ये यस यस। पहले 4 लेटर्स बताने के बाद एक लम्हे को रुकी। ज़ेर उसने बाकी लेटर्स दोहराए और फिर दोबारा बोलना शुरू किया। AFR। वो एक बार फिर रुकी। दूसरे फाइनलिस्ट ने बैठे बैठे ज़ेर आखिरी 2 लेटर्स को दोहराया, US। और नैन्सी ने भी बिल्कुल उस वक्त यही 2 लेटर्स बोले और फिर बेयकीनी से उस घंटी को बजते सुना जो स्पेलिंग के गलत होने पर बजती थी। हैरत सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं थी, उस दूसरे फाइनलिस्ट के चेहरे पर भी थी। प्रोनाउंसर अब दुरुस्त स्पेलिंग दोहरा रहा था। तकरीबन फक होती रंगत के साथ नैन्सी ने मुकाबले के शुरुका के लिए रखी हुई कुर्सियों की तरफ चलना शुरू किया। हॉल तालियों से गूंज रहा था। ये रनर अप को खड़े होकर दाद दी जा रही थी। 9 साल फाइनलिस्ट भी उसके लिए खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। हॉल में मौजूद लोग दोबारा अपने नशिस्त संभाल चुके थे और दूसरा फाइनलिस्ट माइक के सामने आ चुका था। नैन्सी ने किसी मौहूम उम्मीद के तहत उसे देखना शुरू किया। अगर वो अपने लफ्ज को मिस स्पेल करता था तो दोबारा फाइनल राउंड में आ जाती। स्टेज पर अब वो 9 साल फाइनलिस्ट था, अपनी शरारती मुस्कुराहट, गहरी सियाह चमकती आंखों के साथ। उसने चीफ प्रोनाउंसर को देखते हुए सर हिलाया। जोनाथन जवाबन मुस्कुराया था। उस चैंपियनशिप को देखने वाले क्राउड का स्वीट हार्ट था। उसके चेहरे पर बल्ला की मासूमियत थी। कैपेलिटी। जोनाथन ने लफ्ज अदा किया। उस फाइनलिस्ट के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसी अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा हो। उसकी आंखें पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गई थी। हॉल में कुछ खिलखिलाहटें उभरी। उसने अपना हर लफ्ज सुनने के बाद ऐसा ही रिएक्ट किया था। नीचे में मुस्कुराहट और घूमती हुई आंखें कमाल की खुद एतमादी थी। कई देखने वालों ने उसे दाद दी। योर फिनिश टाइम स्टार्ट्स। उसे उन आखिरी 30 सेकेंड्स के शुरू होने की इत्तला दी गई जिसमें उसने अपना लफ्ज स्पेल करना था। उसकी आंखें घूमना बंद हुई। कैपेलिटी। उसने एक बार फिर अपने लफ्ज को दोहराया और फिर स्पेल करना शुरू कर दिया। CAPPELL। वो रुका और फिर एक सांस लेते उसने दोबारा स्पेल करना शुरू किया। ETTI। हॉल तालियों से गूंज उठा। स्पेलिंग बी का चैंपियन अब सिर्फ एक लफ्ज के फासले पर था। तालियों की गूंज थमने के बाद जोनाथन ने उसे आगाह किया कि अब उसे एक इजाफी लफ्ज स्पेल करना था। उसने सर हिलाया। उस लफ्ज को स्पेल न कर सकने की सूरत में नैन्सी एक बार फिर वापस मुकाबले में आ जाती। वॉइस निश्टो। उसके लफ्ज प्रोनाउंस किया गया। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। ओह माय गॉड। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। वो शॉक था। ये पहला मौका था जब उसकी आंखें और खुद उस तरह जाम हुआ था। नैन्सी बेइख्तियार अपनी कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। तो बिलाखिर कोई ऐसा लफ्ज आ गया था जो उसे चैंपियनशिप में वापस ला सकता था। उसके वालिदैन को पहली बार उसके तासरात ने परेशान किया। हाज़रीन उसकी उंगलियां और हाथों की कपकपाहट बड़ी आसानी से स्क्रीन पर देख सकते थे। हॉल में बैठा हुआ सिर्फ एक फर्द रिलैक्स्ड था।
ये उसकी 7 साल बहन थी जिसने भाई के तासुरात पर पहली बार बड़े इत्मीनान के साथ कुर्सी की पुष्ट के साथ मुस्कुराते हुए टेक लगाई थी। गोद में लेके अपने हाथों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसने बेताबी के अंदाज में बजाना शुरू किया। उसके माँ बाप ने बैक वक्त उसके ताली बजाती हाथों और उसके मुस्कुराते चेहरे को उलझे अंदाज में देखा और फिर अपने लरजते कांपते कंफ्यूज बेटे को देखा। हॉल अब आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजा रहा था। वो अब अपना कार्ड नीचे कर चुका था, जैसे जहनी तैयारी कर चुका हो। WISSNICHTW। हुमैन सिकंदर ने एक ही सांस में रुके बगैर लफ्ज के हिज्जे किए। एन अननोन प्लेस, एक नामालूम मुकाम। उसने लफ्ज के हिज्जे करती उसी रफ्तार से उसका मतलब बताया। फिर उसकी नजरें प्रोनाउंसर पर टिकी। प्रोनाउंसर के मुंह से निकली दुरुस्त की आवाज हॉल में गूंज उठने वाली तालियों में गुम हो गई। वो स्पेलिंग बी के नए फातिया को खराज तहसीन पेश कर रहे थे, जो स्टेज पर फ्लैश लाइट्स और टीवी कैमरों की चकाचौंध कर देने वाली रोशनियों में साख्त खड़ा था, यूं जैसे वो अभी तक शौक से निकल ना पाया हो कि वो जी चुका है। ये हुमैन सिकंदर था और ये हुमैन सिकंदर ही हो सकता था। पहला जुमला जो उसके सामने लगे माइक ने हाजरीन तक पहुंचाया था, उसने तालीम की गूंज में एक बुलंद शगाफ कहिके की आवाज को भी शामिल किया था। ओ माय गॉड! वो उससे ज्यादा कुछ न बोल सका। हाजरीन की हंसी ने उसे कुछ और नर्वस किया। फिर उसने हाजरीन की तालियों का जवाब दिया। उसने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ उसके माँ बाप और रईसा बैठे थे। वो आप सबके साथ खड़े उसके लिए तालियां बजा रहे थे। हुमैन सिकंदर तकरीबन भागता हुआ उनकी तरफ गया और उसके साथ ही वो सपाट लाइट भी गई जो उससे पहले स्टेज पर फोकस थी। वो तालियां बजाती और आंसू बहाती इमामा से आकर लिपटा था। फिर वो सालार से लिपट गया। कि आपको मुझ पर फख्र हुआ? उसने हमेशा की तरह बाप से पूछा। बहुत फख्र, उसने उसे थपकते हुए कहा। उसकी आंखें चमकी, मुस्कुराहट गहरी। फिर वो रईसा की तरफ गया। दोनों हथेलियां फैलाते उसने बाजू हवा में बुलंद करते हुए रईसा के फैलाए हुए हाथों में हाई फाई किया। अपने गले में लटका हुआ नंबर उतार कर उसने रईसा के गले में डाला। फिर झुककर उसे थोड़ा सा उठाया। वो खिलखिलाई। हुमैन ने उसे नीचे उतारा और फिर उसी तरह भागता वापस स्टेज की तरफ गया। आखिरी लफ्ज कितना मुश्किल था? इब्तिदाई कलमात के बाद मेजबान ने उससे पूछा। आखिरी लफ्ज तो बेहद आसान था। हुमैन ने बड़े इत्मीनान से कहा। हॉल में कहीं कहा गूंजा। तो फिर मुश्किल क्या था? मेजबान ने उसे छेड़ने वाले अंदाज में पूछा। उससे पहले पूछे जाने वाले सारे अल्फाज। हुमैन ने तरक्की बतरक्की कहा। क्यों? क्योंकि मैं हर लफ्ज भूल गया था। बस तक ये लगातार रहा एक आखिरी लफ्ज था जो मैं आंखें बंद करके भी हिज्जे कर सकता था। आखिरी लफ्ज इतना आसान क्यों लगा था आपको? मेजबान ने पूछा। रईसा की तरफ इशारा करते हुए मैंने फकरी अंदाज में कहा, क्योंकि मैं और मेरी बहन नामालूम मकाम से आए हैं। हॉल एक बार फिर तालियां कहतों से गूंज उठा। हॉल में लगी स्क्रीन पर ग्लासेस लगाए शर्माती रईसा उभरी थी। इमाम और सालार भी हंस पड़े। जिंदगी में अब तक उन सब की वजह से उन दोनों की जिंदगी में ऐसे बहुत से फख्र के लम्हात आए थे। मम्मी, अगले साल मैं भी हिस्सा लूंगी। उनके दरमियान बैठी हुई रईसा ने अपने गले में लटके हुमैन की कार्ड को हिलाते हुए सरगोशी में इमामा को इत्तला दी। इमामा ने उसे थपका जैसे उसे तसल्ली देकर हामी भर रही हो। स्टेज पर अब हुमैन को ट्रॉफी दी जा रही थी। हाजरीन एक बार फिर खड़े होकर तालियां बजाते हुए दाद दे रहे थे। वहां से कई किलोमीटर दूर वाशिंगटन के कुदरती नवाही इलाके के घर में बैठे जिब्रील और इनाया टीवी पर उस प्रोग्राम की लाइव कवरेज देख रहे थे। इनाया कुछ देर पहले अपने टेस्ट की तैयारी खत्म करके बैठी थी, जिसकी वजह से इमाम और सालार के साथ न जा सकी और जिब्रील इसके साथ रह गया था। अब जब उस तीसरी ट्रॉफी की उनके घर आने का फैसला हो गया था तो वो बेहद खुश थे। उन सब के दरमियान मुकाबला होता था। हसद और रिकाबत उन चारों में थी ही नहीं। टीवी देखते हुए घंटी की आवाज़ सुनाई दी। जिब्रील उस वक्त अपने लिए मिल्क शेक बनाने में मसरूफ था। इनाया दरवाजे पर चली गई। की हॉल से उसने बाहर जाकर वहाँ 11 साल एरिक खड़ा था। इनाया चंद लम्हों के लिए वही खड़े रही। वो उसका क्लास फेलो और हमसाया था। जिब्रील घर पर नहीं होता तो दरवाजा कभी न खोलती। वो बाहर के हॉल पर नजरें जमा यूं खड़ा था जैसे उस सुराख से एक देख पा रहा उसे अंदर से देखा जा रहा था। देखने वाला कौन था ये भी? बाहर कौन है? वो जिब्रील था जो अचानक उसके पीछे आ गया था। वो हड़बड़ा कर पलटी। फिर उसने कहा, एरिक।
दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखते रहे। वो बेमकसद और किसी भी वक्त दोस्तों को घर नहीं बुला सकते थे, लेकिन एरिक के लिए उन सब की दिलों में हमदर्दी थी। अच्छा आने दो, शायद उसे भी टेस्ट का कुछ पूछना हो। जिब्राइल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दोनों हाथ जींस की जेबों में डाले एरिक ने दरवाजा खुलने पर अपने अमेरिकन लबो लहजे में हमेशा की तरह बमुश्किल उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा। मुबारक हो। एरिक ने वही खड़े खड़े जिब्राइल के पीछे झांकती इनाया को देखते हुए कहा, थैंक यू। जिब्राइल ने भी इतना ही मुख्तसर जवाब दिया। वो बात करते हुए दरवाजे के सामने से हट गए। एरिक उसी तरह जींस की जेबों में हाथ डाले अंदर आ गया। तुमने टेस्ट की तैयारी कर ली? इनाया से पूछे बिना न रह सकी। नहीं, वो चलते हुए लॉन्च में आ गया था। क्यों? बस ऐसे ही, उसने जवाब दिया। बैठ जाओ। इनाया ने उसे उसी तरह खड़े देख कर कहा। जिब्राइल तब तक लॉन्च के एक तरफ मौजूद किचन एरिया में दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। एरिक, तुम्हारी मम्मी को पता है कि तुम यहाँ हो? जिब्राइल को फ्रिज में से दूध निकालते हुए अचानक ख्याल आया। मेरा ख्याल है, एरिक ने कान से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा, उन्हें नहीं पता। वो दूध की बोतल काउंटर पर रखते हुए ठिठका। उसे पिछले हफ्ते का ख्याल आया था जब एरिक की मम्मी उसे ढूंढते हुए आई थी और उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें बताए बगैर घर से निकला था, और इत्तेफाक उसे ढूंढने पर पता चला कि वो घर पर था ही नहीं। तब ये उन लोगों के घर आई थी क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें कहीं और नहीं तो वहाँ मिल जाएगा। मम्मी घर पर नहीं है। एरिक ने जिब्राइल के तमीज़ अंदाज को भापा। कहाँ गई है? जिब्राइल इतनी पूछगछ कभी न करता अगर वो एरिक न होता। किसी दोस्त के पास गई। सबल और मार्क भी उनके साथ है। उसने जिब्राइल को बताया। तुम साथ नहीं गए? इनाया ने उससे पूछा। मैंने टेस्ट की तैयारी कर रही थी, उसने तुर्की बतुर्की का। इनाया उसे देख कर रह गई। चलो फिर टेस्ट की तैयारी करते, इनाया ने जवाबन उससे कहा। ये सब वापस कब आएंगे? एरिक ने बात बदलने की कोशिश की। वापस आ रही होंगे, इनाया ने उससे बताया और उसे देखने लगी। मैं कोई गेम खेल सकता हूँ? उसने कहा। इनाया हिचकिचाई। नहीं। इनाया की जगह जिब्राइल ने जवाब देते उसके हाथ से रिमोट ले लिया। इस वक्त हमारे घर में कोई गेम्स नहीं खेलता, काफी देर हो चुकी है। जिब्राइल ने उसे अपने घर के कवानीन नरमी से बताई। लेकिन मैं तो एक आउटसाइडर और मेहमान हूँ, एरिक ने जिब्राइल से कहा। नहीं, तुम बाहर के नहीं हो, जिब्राइल ने जवाबन उससे कहा। एरिक बोल नहीं सका, वो जैसे उससे यही सुनना चाहता था। मैं डिनर टेबल सेट कर दूं, सब आने वाले होंगे। इनाया उठ खड़ी हुई। एरिक वक्फे वक्फे से उसे और जिब्राइल को देखता रहा। दोनों अपने कामों में मसरूफ थे। उसे अपनी मौजूदगी बेमकसद नजर आई, लेकिन वो फिर भी वहां से जाने पर तैयार नहीं था। उस घर में जिंदगी थी, सुकून था, जो अब उसके घर में नहीं था। कुछ देर बाद उठकर इनाया के पास आया। कुछ कहे बिना खुद ही टेबल सेट करने में उसकी मदद करने लगा। इनाया ने 7 सीट्स लगाई जो एरिक ने भी नोट किया। उसने जैसे बिन के जान लिया था कि वो वहां से खाना खा कर जाएगा। हुमैना और रईसा के साथ सालार इमामा की आमद पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया और उसमें एरिक भी शामिल था। खाने की मेज पर उनके साथ खाना खाते और खुशगपियों करते हुए डोरबेल बजने पर भी एरिक को यह ख्याल नहीं आया कि उसकी मम्मी कैरलिन होगी। वो बेहद नाखुश थी और हमेशा की तरह उनके घर आने पर उसने मामूल के अंदाज में खुशगवार रस्मी जुमलों का तबादला नहीं किया था। उसने अंदर आते ही एरिक का पूछा और वहाँ एरिक के होने की तस्दीक पर वो अंदर आ गई थी। उसने लॉन्च में खड़े खड़े एरिक को डांटना शुरू किया। वो सबल और मार्क को उसके पास छोड़कर किसी दोस्त के साथ डिनर पर गई थी और वो सबल और मार्क के सोते ही निकल आया था। और जब कैरोलिन वापस आई तो उसने सबल और मार्क दोनों को घर में रोते हुए परेशान एरिक को वहां से गायब पाया था। एरिक ने माँ की डांट फटकार खामोशी से सुनी। शर्मिंदगी उसे उस बात की हुई थी कि उसका झूठ सबके सामने खुला था। एरिक के जाने के कुछ देर बाद भी वहाँ खामोशी छाई रही। ये किसी की समझ में नहीं आया कि उस सूरत हाल पर क्या रद्द अमल जाहिर करे। एरिक से उन सबको हमदर्दी थी और उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि कैसे उसे अपने घर से दूर रखें। इतना अच्छा बच्चा था, पहले कभी झूठ नहीं बोलते देखा उसे। पता नहीं अब क्या हो गया। इमामा ने टेबल से बर्तन उठाते हुए जैसे तबसरा किया। जेम्स की मौत ने ऐसा कर दिया उसे, सालार ने जवाब दिया। बर्तन सिंक में रखती इमामा अजीब अंदाज में ठंडी पड़ी थी। 2 दिन बाद सालार का
तिब्बी मुआयना था। ये देखा जाता था कि उसके दिमाग में मौजूद ट्यूमर किस हालत में बढ़ने लगा था, घटने लगा था। उसके दिमाग में कोई और ट्यूमर तो नहीं बना था। कितने टेस्ट थे जिनकी रिपोर्ट सद्दम सादी देखती रहती। कोई मामूली सी खराब रिपोर्ट भी उसे बेहाल कर देती थी। और ये सब 3 साल से हो रहा था। अब सालार की जुबान से जेम्स की मौत का सुनकर और उसकी मौत ने उसके बेटे को कैसे मुतासिर किया था, और एक बार फिर मुंजमद हो गई थी। किचन में सिंक के सामने खड़े उसने लॉन्च में बैठे सालार को देखा। उसके गिर्द बैठे खुशखुशियों में मसरूफ अपने बच्चों को देखा। वो खुशकिस्मत थी कि वो अब भी उनकी जिंदगियों में था। कोई उसे देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसे कोई ऐसी बीमारी भी थी। वो सिर्फ इलाज के दौरानिया में बीमार लगता था। सर्जरी के लिए सर के बाल साफ करा देने की वजह से और उसके बाद इलाज की वजह से भी। तब उसके चेहरे पर एकदम छुरियां आ गई थी। बहुत कम वक्त में उसका वजन बहुत कम हुआ था। एक के बाद एक छोटे बड़े इन्फेक्शंस का शिकार होता रहा था। उस सर्जरी के बाद पाकिस्तान वापस आना चाहती थी, लेकिन आ न सकी। वो उसे वहाँ अकेले उस जंग लड़ने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती थी उसे। वो काम छोड़कर घर बैठने पर तैयार ही नहीं था। उस सर्जरी के एक हफ्ते बाद ही दोबारा SIF के प्रोजेक्ट्स लिए बैठा था और सिर्फ बैठी उसे देखती रहती। तीमारदारी, आयादत, देखभाल, इन लफ्जों को सालार सिकंदर ने बेईमानी करके रख दिया था। वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहा था। वो फिर भी उससे तना छोड़ने पर तैयार नहीं थी। 6-7 माह के बाद अब आखिर सेहतमंद होना शुरू हुआ था। उसके नए बाल उग गए थे, उसका वजन बढ़ गया था और वो झुर्रियां भी गायब हुई जो रातों रात आई थी। वो अब पहले जैसा सालार नजर आता था, लेकिन वो ट्यूमर उसके अंदर मौजूद था, एक खामोश आतिशफिशा की तरह, असरात के बगैर, हरकत के बगैर, लेकिन अपना भयानक वजूद रखते हुए। जैसे नजर न आने वाली मौत कभी भी आ सकती है और कभी भी आ जाती है। लाउंज में हमें किसी बात पर हंसते हुए सालार का चेहरा देखते हुए उसकी सर्जरी के बाद पहली बार उसे देखना याद आया था। 8 घंटे सर्जरी के बाद पहली बार उसे देखना, फिर अगली सुबह अस्पताल जाकर उसे दोबारा देखना। जब वो होश में आया था, उसके मोहतरम प्योटे हिलने लगे थे। वो आंखें खुलने की जिदोजहद कर रहा था। सालार, सालार, वो बेख्तियार उसे पुकारने लगी थी। उसने बिलाखिर आंखें खोल दी। उसने सालार का चेहरा देखा और फिर उसे पुकारा। इस बार सालार ने उसे देखा, लेकिन उन आंखों में उसके लिए कोई पहचान नहीं थी। वो सिर्फ उसे देख रहा था, उसे पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा था। इमामा को धचका लगा था। क्या वाकई उसे पहचान नहीं पा रहा था? डॉक्टर से इस खदशे का इजहार ऑपरेशन से पहले किया था कि उसकी याददाश्त जा सकती है। उस शदीद सदमे का शिकार हुई थी। कंग दम बखुद उस सर्द हाथ पैरों से उन आंखों को देखती रही जो उसे अजनबी की तरह देख रही थी। फिर जैसे उन आंखों में चमक आना शुरू हुई, जैसे उसका अक्स उभरना शुरू हुआ। उसकी पलकें अब साख्त नहीं थी, वो चिपकने लगी थी। मानूसियत का एहसास ली। बेड पर उसके हाथ के नीचे सालार के हाथ में हरकत हुई। सालार की जुबान से जो पहला लफ्ज़ निकला था उसका नाम नहीं था, वो अल्हम्दुलिल्लाह था। और इमामा को पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब समझ में आया था। उसने इमामा का नाम अगले जुमले में लिया और इमामा को लगा उसने ज़िंदगी में पहली बार अपना नाम सुना था। जिंदगी में पहली बार उसे अपना नाम खूबसूरत लगा था। उसने पहली चीज़ पानी मांगी और इमामा को लगा दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पानी ही तो है। और उसने कलमा पढ़ा था। कोई मरते हुए तो कलमा पढ़ता है, फिर जिंदा हो जाने पर उसने कलमा पढ़ते हुए किसी को पहली बार देखा था। और उन सब के दौरान सालार ने इमामा का हाथ नहीं छोड़ा था। जन्नत थी जो हाथ में थी। तुम्हें नहीं आना यहाँ, सालार ने एकदम उसे मुखातिब किया। वो अभी भी किचन के सिंक से टेक लगाई वही खड़ी थी, दूर थी, इसलिए खुद पर काबू पा गई थी, आंसू भी छुपा गई थी। हाँ मैं आती हूँ, मैं सब बातें यहाँ भी तो सुन रही हूँ, उसने कहा। आयशा अबदीन अपने बाप के इंतकाल के 7 माह बाद पैदा हुई थी। 3 बहनों में सबसे छोटी। वो डॉक्टर्स के एक नामवर खानदान से ताल्लुक रखती थी। आयशा की मां नौरीन ने अपनी बेटी को थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान में अपनी मां के पास भेज दिया था। वो अमेरिका में मेडिसिन जैसे प्रोफेशन से मुंसलिक थी। दोनों बेटियों के साथ उस नवजायदा बच्ची को शौहर की अचानक मौत के बाद पैदा होने वाले हालात में संभाल नहीं सकती थी। आयशा अगले 5 साल पाकिस्तान में रही। आयशा की नाना नानी को उससे इतनी अनसियत हो गई थी और वो भी उनके साथ खुश और मुतमईन थी कि नूरेन उसे वापस न ले जा सकी। 5 साल बाद बिलाखिर आयशा को अमेरिका अपने पास ले आई, लेकिन आयशा का वहाँ दिल न लगा। वो अपनी बहनों के साथ मानूस नहीं थी। नूरेन बहुत मसरूफ थी।
और किसी के पास आयशा के लिए वक्त नहीं था। वो 2 साल वहाँ किसी न किसी तरह गुजारती रही, लेकिन 7 साल की उम्र में नौरीन को एक बार फिर उसकी जिद पर उसे पाकिस्तान भेजना पड़ा। लेकिन इस बार नौरीन को उसके रहन सहन के हवाले से फिक्र होने लगी थी। वो आयशा को मुस्तकिल अमेरिका में ही रखना चाहती थी, क्योंकि पाकिस्तान में उनके वालिदैन रह गए थे, जो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका आने पर तैयार नहीं थे। पाकिस्तान भेजने के बावजूद नौरीन की कोशिश थी कि आयशा और उसकी बहनें नुरेमान और रायमा में लगाव पैदा हो जाए, और उनकी कोशिश कामयाब साबित हुई थी। आयशा और उसकी दोनों बहनें अब एक दूसरे के करीब आने लगी थी। 10 साल की उम्र में आयशा एक बार फिर अमेरिका आई थी, और इस बार उसे वहां रहने में पहले जैसे मसले पेश नहीं आए थे, लेकिन अब एक नया मसला दरपेश था। वो स्कूल में जाकर परेशान होने लगी थी। वो पाकिस्तान में भी को एजुकेशन में पढ़ती रही थी, मगर वहाँ और यहाँ के माहौल में फ़र्क था। आयशा को स्कूल अच्छा नहीं लगता था। नौरीन समझती थी कि कुछ अरसे बाद खुद ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब 1 साल बाद उसकी हालत ठीक नहीं हुई और ग्रेड्स खराब आने लगे तो नौरीन को उसे एक बार फिर पाकिस्तान भेजना पड़ा। वो अब उसे ओ लेवल्स के बाद वहाँ बुलवाना चाहती थी, क्योंकि उनका ख्याल था तब तक वो कुछ समझदार हो जाएगी। 13 साल की उम्र में आयशा अब्दी ने एक बार फिर अमेरिका रहने आई थी, लेकिन इस बार वहाँ वो अपने लिए एक नया मसला देख रही थी। अमेरिका उसे इस्लामिक मुल्क नहीं लग रहा था। वहाँ की शख्सी आज़ादी उसके लिए परेशान कुन थी। वहाँ लिबास के बारे में रवा रखने वाली आज़ादी उसे हौलाने लगी थी, लेकिन उनमें सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए था कि वो वहाँ हिजाब में भी खुद को गैर महफूज समझती थी, जो उसने पाकिस्तान में लेना शुरू किया था और जिससे नौरीन खुश नहीं थी। इस बार नौरीन ने बिलाखिर घुटने टेक दी और ये मान लिया कि आयशा का अमेरिका में अब कोई मुस्तकबिल नहीं था। उन्होंने उसे अमेरिका से एक बार फिर वापस पाकिस्तान भेज दिया। ये आयशा आबदीन का इंतखाब था कि उसे अपनी ज़िंदगी एक इस्लामिक मुल्क में गुजारनी थी। आयशा के नाना नानी ने उसे कॉन्वेंट में पढ़ाने के बावजूद बेबाक अंदाज में उसकी परवरिश नहीं की थी। आयशा को उन्होंने घर में एक ऐसे मौलवी से कुरान पढ़ाया था जो किसी कम फहम रखने वाला कोई रिवायती मौलवी नहीं था। वो एक अच्छे इदारे के तलबा को कुरान और हदीस की तालीम देता था। खुद आयशा की नाना नानी भी दीन और दुनिया की बहुत समझ रखती थी। वो आला तालीम याफ्ता थे। आयशा एक ऐसे माहौल में जहाँ दीन की समझ बूझ और उसमें गहरी सोच दिलचस्पी के साथ पैदा हुई थी, जहाँ पर हराम और हलाल की तलवारों से डराने की बजाय दलील और मंतिक से अच्छाई और बुराई समझाई जाती थी। यही वजह थी कि आयशा अपने मजहब से जज्बाती लगाव रखती थी। वो नमाज बाकायदगी से पढ़ती थी और हिजाब ओढ़ती थी, रोजे भी रखती थी। अपने नाना नानी के साथ हज भी कर चुकी थी, लेकिन उसके साथ वो फनून लतीफ़ा की हर सिन्फ में दिलचस्पी रखती थी। पेंटिंग्स बना लेती थी। स्कूल में पूरे लिबास के साथ पैरागी के मुकाबलों में भी हिस्सा लेती थी। हर वो काम करती थी जिसमें उसे दिलचस्पी होती और नाना नानी की इजाज़त होती। नौरीन अपने माँ बाप की इस हवाले से बहुत एहसानमंद थी। नौरीन की ख्वाहिश थी कि आयशा डॉक्टर बनती। अगर नौरीन की ख्वाहिश न होती तो डॉक्टर बनने की बजाय आर्किटेक्ट बनती, लेकिन नौरीन की ख्वाहिश को मुकद्दम समझते उसने ज़िंदगी के बहुत सारे मकासद बदल दिए थे। वो अगली सुबह फिर उनके दरवाजे पर खड़ा था। इमामा ने लॉन्ड्री से कपड़े निकालकर चंद मिनट पहले ड्रॉपर में डाले थे। उसे आज गैरेज साफ करना था। बेल बजने पर उसके बारे में सोचते हुए निकले थे तो उसने एरिक को सामने खड़ा पाया, लेकिन वो दरवाजे से हटे नहीं। एरिक ने हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में सलाम किया था, लेकिन वो फिर भी वही खड़ी रही थी। आप अंदर आने को नहीं कहेंगे? एरिक ने बिलाखिर कहा। तुम स्कूल नहीं गए? इमामा ने इसका सवाल गोल किया। नो, दरअसल मेरी तबीयत खराब है, एरिक ने नजरें मिलाए बगैर कहा। तबीयत को क्या हुआ? वो न चाहते हुए नरम पड़ी। मुझे लगता है मुझे कैंसर है, एरिक ने इत्मीनान से कहा। वो कुछ लम्हे हक्का बुक्का रही। फॉर गॉड सेक, जो भी मुंह में आए बोल देते हो, ऐसे होता है कैंसर? वो उसे डांटती चली गई। एरिक को मायूसी हुई। उसे इमामा से हमदर्दी की तवक्का थी। आपको कैसे पता मुझे कैंसर नहीं? उसने इमामा से कहा। इमामा ने खामोशी से उसका रास्ता छोड़ा और एफ्रॉन की डोरियां कमर के गिर्द कसते हुए दरवाजा खुला छोड़कर अंदर चली गई। एरिक ने अंदर आते हुए दरवाजा बंद कर दिया। इमामा किचन में अपने काम में मसरूफ हो गई। काउंटर पर पड़े सेल फोन से किसी सूरत की तिलावत हो रही थी, जो काम करते हुए सुन रही थी। एरिक ने भी वो तिलावत सुनी। उसकी समझ में न आया कि वो खड़ा रहे या बैठ जाए, बात करे या न करे। उसने
उसने जिब्राइल को कई बार तिलावत करते सुना था। जब वो तिलावत करता था तो कोई और बात नहीं करता था। उसकी मुश्किल इमामा ने आसान कर दी। उसने सेल फोन पर वो तिलावत बंद कर दी। जिब्राइल की आवाज़ है, उसने पूछा। हाँ, बहुत प्यारी है। इमामा इस बार मुस्कुराई। मैं भी सीखना चाहता हूँ ये कुरान, एरिक ने कहा। इमामा खामोश रही। मैं सीख सकता हूँ क्या? उसने इमामा को खामोश पाकर सवाल किया। दिलचस्पी हो तो सब कुछ सीखा जा सकता है, उसने अपने जवाब को मुनासिब करके पेश किया। आप सिखा सकती हैं? उसका अगला सवाल और भी घुमा देने वाला था। नहीं, मैं नहीं सिखा सकती, इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। जिब्राइल सिखा सकता है, उसने मुतबादिल हल पेश किया। वो मसरूफ है बहुत आजकल, उसे हाई स्कूल खत्म करना हिस्सा, इमामा ने जैसे बहाना पेश कर दिया। मैं इंतजार कर सकता हूँ। एरिक के पास भी मुतबादिल हल था। मिसेस सालार, आप मुझे पसंद नहीं करती? उसके अगले सवाल पर बुरी तरह चौंकी। सब तुम्हें बहुत पसंद करते, फिर मैं क्यों नहीं करूंगी? उसने बड़े तहम्मुल से उसे समझाया। आप मुझे एडॉप्ट कर सकती हैं? अगला सवाल इतना अचानक था कि उसके लिए पराठा बनाना भूल गई। एरिक तुम्हारी मम्मी है, दो बहन भाई है, तुम्हारी फैमिली है। प्लीज, एरिक ने उसकी बात काटकर प्लीज कहकर उसे जैसे उसकी मन्नत की। तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है एरिक, वो कभी तुम्हें किसी और को नहीं देंगी और तुम्हें उनके होते हुए किसी और के पास जाने की जरूरत भी नहीं। इमामा ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी। मम्मी के पास एक बॉयफ्रेंड है, वो जल्दी उनसे शादी कर लेंगी। क्या आप तब मुझे एडॉप्ट कर सकती हैं? उसने इस मसले का भी हल निकाला था। तुम क्यों चाहते हो हमारे पास आना? वो पूछे बिना न रह सकी। क्योंकि ये मुझे घर लगता है। बहुत मुख्तसर जुमले में उस बच्चे का हर नफ्सियाती मसला छुपा था। वो किस तलाश में कहाँ फिर रहा था। इमामा का दिल और पिघला। तुम अपनी मम्मी को छोड़कर हमारे पास आना चाहते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। इमामा ने उसे जज्बाती ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मम्मी मुझे छोड़ देंगे, मैंने आपको बताया ना, उनका एक बॉयफ्रेंड है। एरिक के पास जज्बाती हरबे का जवाब था। वो शादी कर ले, अपने बॉयफ्रेंड के पास रहे, कुछ भी हो, लेकिन तुम उनके बेटे रहोगे। तुमसे उनकी मोहब्बत कम नहीं होगी। वो तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। उसने कैरोलिन की वकालत करके एरिक की मायूसी को और बढ़ाया। मैं इनाया से शादी करना चाहता हूँ। उसके अगले जुमले ने इमामा का दिमाग घुमा दिया। वो अगले कई लम्हे बोल न सकी थी। ये भी नहीं हो सकता, उसने बुलाकर एरिक से कहा। क्यों? वो बेताब हुआ। तुम अभी इस तरह की बात करने के लिए बहुत छोटे हो। उससे ज्यादा मुनासिब जवाब नहीं सूझा। जब मैं बड़ा हो जाऊं तब शादी कर सकता हूं उससे? नहीं, इस बार उसने साफ गोई से कहा। क्यों? वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उससे शादी क्यों करना चाहते हैं तुम? वो पूछे बिना न रह सकी। क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। लेकिन हो सकता है वो तुम्हें पसंद न करती हो इतना कि तुमसे शादी पर तैयार हो जाए। एरिक के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या उसने आपसे ऐसा कहा? उसने एक पिचकारा सवाल किया। नहीं, वो बहुत छोटी है, तुम्हें पसंद या नापसंद करने के बारे में अभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन ये मैं तुमसे कह रही हूँ एरिक, इस तरह की बातें करना और सोचना छोड़ दो, वरना हमारे लिए शायद तुमसे मिलना जुलना मुमकिन नहीं रहेगा। एरिक उसकी खफगी से कुछ परेशान हुआ। तुम क्या कर सकते हो इनाया के लिए? उसने बेहद संजीदगी से एरिक से पूछा। सब कुछ। उसे वही जवाब मिला जिसकी तवक्का थी। ओके, फिर स्कूल जाओ, बाकायदगी से दिल लगा कर पढ़ो, अपना कोई करियर बनाओ। इनाया किसी ऐसे लड़के के तो कभी पसंद नहीं कर सकती जो स्कूल न जाता हो, अपनी माँ की बात नहीं मानता हो, अपने छोटी बहन भाइयों की परवाह न करता हो और फिर झूठ बोलता हो। एरिक का चेहरा सुर्ख हो गया। इमामा ने जैसे 2 सेकेंड्स में उसकी जिंदगी की पहली मोहब्बत का तियापाचा कर लिया था। वहाँ एकदम खामोशी छाई थी। फिर उसने इमामा से कहा, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। ये बहुत अच्छा होगा एरिक, लेकिन इसके साथ एक वादा भी करना है तुमने मुझसे। क्या? उलझा। जब तक तुम हाई स्कूल पास करके यूनिवर्सिटी में नहीं चले जाते, तुम इनाया से इस तरह की कोई बात नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा। और जब तक तुम यूनिवर्सिटी नहीं पहुँच जाते, हम दोबारा इस इश्यू पर बात नहीं करेंगे। मोहब्बत, शादी, इनाया। इमामा ने जैसे उन 3 चीज़ों के गिर्द रेड जोन लगाते हुए से कहा। इमामा का ख्याल था कि उसने हिफाजती बंद बांध दिया था, थोड़े अरसे तक वो भूल जाएगा। उसे अंदाजा नहीं था कि एरिक एक आम अमेरिकन बच्चा नहीं था। एहसन साद का बाप इस बात पर हमेशा फक्र करता था कि
उसका बेटा आज के ज़माने में पाकिस्तान के बेहतरीन इंग्लिश मीडियम और को एजुकेशन में पढ़ने के बावजूद एक सच्चा और पक्का मुसलमान था। दाढ़ी रखता था, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ता था, हज और उम्रे की सआदत हासिल कर चुका था, लड़कियों से कोसों दूर भागता था, बामल होने के साथ पोजीशन होल्डर भी था। साद और उसकी बीवी इस पर जितना फख्र करते कम था और ये फख्र बल मिला लोगों तक पहुंचाते थे। उनका घर उनके सोशल सर्कल में एक आइडियल घर समझा जाता था, लेकिन ये सिर्फ उसकी माँ का खानदान था जो इस आइडियल घर की खोखली बुनियादों से वाकिफ था और ऐसे सैद के बाप को पसंद नहीं करता था। सैद ने कामिल और अच्छे खानदान में शादी की थी, लेकिन उसके बाद अपनी बीवी को उसने एक अच्छी मुसलमान औरत बनाने के लिए जो कुछ किया था उसके खानदान से पोशीदा नहीं था। अगर शादी के पहले साल ही हैसियत पैदा न हुआ होता तो उसकी बीवी के माँ बाप कब की उसकी आलिदगी करवा चुके होती। सैद अपनी बीवी के बाइजा फरमान बरदार दीन से करीब और दुनिया से दूर रहने वाली बीवी बनाना चाहता था, जिसके लिए मजहब का नाम इस्तेमाल करता था। सैद में उसके अलावा कोई खराबी नहीं थी कि वो अपनी बीवी को उस सांचे में ढालने के लिए हर हुर्बा इस्तेमाल करता था, गालिम गलौज से लेकर मार कटाई तक और माँ बाप के घर जाने पर पाबंदी लगाने से घर में कैद करने तक। उसकी बीवी के मैके वालों के पास 1000 दलीलों के बावजूद सअद की कुरान और हदीस और मजहबी हवालों का जवाब नहीं था। अगर उनके पास दीन का इल्म होता तो सअद की कुरान और हदीस के हवालों का सिया को सबाक भी उन्हें बता देते। वक्त बदलने के साथ सअद नहीं बदला था, लेकिन उसकी बीवी बदलती चली गई। उसने ज़हनी तौर पे ईमान लिया था कि वो आखिर इस्लाम से दूर थी और दीन की तालीमात वही थी जो सअद उसके कानों में डालता था और उसे वैसा करना था जैसे उसका शौहर कहता। एक स्टेज आया कि दोनों मियाँ भी सोच के हिसाब से एक जैसे हो गई। उसकी बीवी भी अब सअद की तरह लोगों पर फितवे नाफिज करने लगी थी। उसका ख्याल था कि जो खिलाफ इस्लाम काम वो रोक सकते हैं रोक दें और जिसे बुरा कह सकते हैं उसे बुरा न कहें, बल्कि सबके सामने। इस तरह मतऊन करें कि अगला शर्म से पानी पानी हो जाए। इस्लाम में हुक्म के अलावा हिकमत नाम की भी एक चीज़ है जिससे वो नावाकिफ थे। अहसन सअद एक ऐसे घर में परवरिश पाई थी जहाँ पर उसके माँ बाप ने उसे लोगों को उसी कसौटी पर परखना सिखाया जिस पर वो परखा करते थे। उसने माँ बाप के दरमियान बचपन में ही हर किस्म के झगड़े देखे थे और उसने सीखा था कि शौहर और बीवी का ताल्लुक ऐसा ही होना चाहिए, हाकिम और महकूम, बरतर और कमतर का, इज्जत और एहतराम, प्यार और मोहब्बत का नहीं। अहसन सअद को कुछ चीज़ों से शदीद नफरत थी जिनमें मॉडर्न औरत और अमेरिका सरफहरिस्त थी। एहसन की फैमिली की सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस घर में रहने वाला हर फर्द खुद को परफेक्ट समझता था। उन्हें एहसास तक नहीं था कि उनमें बहुत सारे नुकाइस भी हैं। एहसन भी अपने आप को कामिल समझता था, सब बुराइयों से मुंबरा और सब अच्छाइयों का मुंबा। एहसन ने अपने बाप सअद से बहुत सी चीज़ें विरासत में पाई, शक्ल सूरत, ज़िहानत, मिजाज और आदत, लेकिन जो सबसे बुरी चीज़ एहसन ने अपने बाप से ली थी वो मुनाफिकत थी। उसे मॉडर्न औरत और अमेरिका से नफरत भी थी और एक मॉडर्न औरत से शादी भी करना चाहता था जिसके पास अमेरिकन शहरियत भी हो और वो अमेरिका में आला तालीम भी हासिल करना चाहता था। उसका बाप ठीक कहता था, वो जो मांगता उसे मिल जाता। उसे ये दोनों चीज़ें भी मिलने वाली थी। उसकी खुशकिस्मती एक और ख़ानदान की बदकिस्मती में बदलने वाली थी।